बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स क्विक रिव्यू के साथ। इस क्विक रिव्यू का मतलब जो मकसद है वो ये है कि जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा फिजिक्स का, इसकी जो थ्योरी में से जो शॉर्ट एमसीक्यू बनते हैं उनको हमने कैसे टैकल करना है, किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, अगर वो एमसीक्यूज आए तो हमने किस तरह से उनके आंसर तक पहुंचना है, ताकि आपके जो पेपर में एमसीक्यू जो उसने एक कॉन्सेप्ट बेस पे देते हैं चैप्टर के अंदर से, उनको हम किस तरह से टैकल करें। चैप्टर 1 का रिव्यू हमने किया हुआ है, आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू करने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर 1 के रिव्यू को मेरे लेक्चर को लिया, उनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारे पास स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास इसमें बेसिक डिफाइन होती हैं, एक रेस्ट है और एक मोशन के बारे में बताया गया है। रेस्ट और मोशन के बारे में। रेस्ट से मुराद ये है कि अगर कोई बॉडी अपने गिरदो नवा के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो अपनी जगह चेंज ना करे, अपनी पोजीशन चेंज ना करे, अपनी प्लेस चेंज ना करे, तो वो हमारे पास चीज होती है रेस्ट में। उसके बरअक्स अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी हमारे पास अपने गिरदो नवा के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो वो हमारे पास मोशन में होगी। अपनी जगह को चेंज करें तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में होगा, या फिर वो बॉडी हमारे पास मोशन में होगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, कुछ देर तक मैं अपनी जगह चेंज किए जा रहा हूँ, कभी इस तरफ मूव कर रहा हूँ, कभी इस तरफ, तो ये मैं दरअसल ये मोशन कर रहा हूँ। और इस वक्त मैं साकिन खड़ा हूँ, रुका हुआ हूँ, मैं स्टेशनरी हूँ, तो इस वक्त मैं रेस्ट में हूँ। तो हमारे पास ये दो मेन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास जो है सबसे पहले चलिए हम इसकी काइनेमैटिक्स जो डिफाइन को देखते हैं। काइनेमैटिक्स जो फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी मोशन को डिस्कस करते हैं, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, हम जस्ट ये बता रहे होते हैं, और उसकी मोशन की वजह क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। तो स्टूडेंट्स हमारे पास उसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ मोशन। जो हमारे पास मोशन है उनकी बेसिक टाइप्स कितनी है, आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास। ऑप्शन में जो ऑप्शन आंसर होगा 3 वाला, कि 3 टाइप्स होती हैं। अगर वो आपसे नाम में लिख दे कि कौन कौन सी हैं, शॉर्ट में पूछ ले, तो आपने ये इनके टाइप्स के नाम लिखने हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। और अगर ऑप्शन दे दे कि इनमें से कौन सी मोशन की टाइप है, ए में दे दे ट्रांसलेटरी, दूसरे में दे दे रोटेटरी मोशन, तीसरे में दे दे वाइब्रेटरी मोशन, चौथा ऑप्शन दे के ऑल ऑफ दीज, तो हमारे पास पता होगा कि ट्रांसलेटरी भी मोशन है, रोटेटरी भी मोशन है, वाइब्रेटरी भी है। तो इसका मतलब है सारी सारी हमारे पास मोशन की टाइप्स हैं। और कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि देखते हैं पहले नंबर पे पढ़ते हैं कि ट्रांसलेटरी लिखा हुआ है, वो देखते हैं कि ट्रांसलेटरी तो मोशन की टाइप है, तो फौरन से उसको टिक लगा देते हैं। उसके बाद जब आगे देखते हैं कि रोटेटरी भी तो मोशन की टाइप है, वाइब्रेटरी भी है, जब उसके बाद वो ऑल ऑफ दीज को देखते हैं, तो फिर वो उसकी तरफ इसको कट करके पहले वाले ऑप्शन को वो जब लगाते हैं, तो वो आपके पास पक्का ही वो गलत हो जाता है, क्योंकि आपने कट करके किसी और को आपने लगाया हुआ है। उसकी होशो-हवास के को खोल के होशो-हवास में बैठ के तो एमसीक्यू को आपने टैकल करना होता है। और जब आप इस लेक्चर को भी आपने होशो-हवास के अंदर में बैठ के आपने इस लेक्चर को अच्छे से लेना है। तो हमारे पास सबसे पहले है लीनियर मोशन। लीनियर में मैं गौर से देखूं तो हमारे पास लीनियर क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन वो होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करे स्ट्रेट लाइन में, वो मोशन हमारे पास जो एक लाइन में मोशन करे वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सीधी लाइन भी हो सकती है, और वो हमारे पास कर्व्ड लाइन भी हो सकती है। लाइन में भी स्ट्रेट या फिर कर्व्ड हो, तो वो हमारे पास जो मोशन होगी उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। कोई कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, वो लाइन हमारे पास सीधी भी हो सकती है, लाइन में मोशन करे, और वो हमारे पास ऐसे कर्व भी हो सकती है, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में आगे 3 टाइप्स हैं। अगर आपसे पूछे ट्रांसलेटरी मोशन की कितनी टाइप्स हैं, तो 3 हैं: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अगर मैं लीनियर मोशन को देखूं तो हमारे पास ये लाइन से निकला है, लाइन। अगर ट्रांसलेटरी मोशन को गौर से देखें ना, हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है।
ठीक है। तो इसमें फिर इस लिहाज से इसको तीन तरह की टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया है। लीनियर मोशन, जैसे लाइन से निकला है वो मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, जैसे मैंने ये रेड एरो लगाया है कि जो ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मोशन करे तो उसको हम बोलते हैं, हमारे पास ये लीनियर मोशन है। इसकी एग्जांपल्स भी बुक पे दी हुई हैं। उसके बाद है रैंडम मोशन, जो बेतरतीब मोशन करे। जैसे कि हमारे पास अक्सर कीड़े मकोड़े भी बेतरतीब मोशन भी कर रहे होते हैं, बाद में वो बिल्कुल सीधी लाइन में मोशन भी कर रहे होते हैं। जिगजैग मैनर में मोशन करना, तो हमारे पास रैंडम मोशन होती है। उसके बाद सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव करे, जैसे मैं ये सर्कल में मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन है। जैसे हमारे पास छोटे होते बचपन में रस्सी के साथ पत्थर बांध के इसको घुमाते थे, तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन करता है ऑब्जेक्ट हमारे पास। और यहाँ पे इन चीजों के बारे में बुक्स में उसने जो बताया है थोड़ा बहुत, इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ कि हमने इसको देखना है चीजों को एमसीक्यू के हिसाब से। कि हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी इज नाउन एज लीनियर मोशन। जैसे कि हमारे पास एक एरोप्लेन की मोशन लिखी है बुक में उसने, और हमारे पास कोई चीज वर्टिकली ऊपर से नीचे गिर रही है, जैसे ये मेरे पास गिर रहा है, तो इसकी जो मोशन होगी ये लीनियर मोशन होगी। और जो हमारे पास सर्कुलर मोशन है, उसमें हमारे पास मोशन ऑफ जो जमीन सूरज के गिर्द मोशन करती है, ये भी हमारे पास सर्कुलर मोशन है। और जो हमारे पास सूरज चांद करता है जमीन के गिर्द, जमीन करती है सूरज के गिर्द, ये भी सर्कुलर मोशन है। और चांद करता है जमीन के गिर्द, ये भी हमारे पास सर्कुलर मोशन है। ये बुक की जो हमारे पास एग्जांपल है इनको मैं पढ़ रहा हूं ताकि आप लोगों के एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो सके, तो इनको आपने अच्छे से देख लेना है। स्टोन, जैसे मैंने स्टोन की एग्जांपल दी, ये भी हमारे पास सर्कुलर सर्कुलर मोशन है। टॉय ट्रेन ये बुक पे दिखाया गया है हमारे पास, ये भी सर्कुलर मोशन है। और साइड इंफॉर्मेशन से हमेशा एमसीक्यू बनते होते हैं। रैंडम मोशन मैंने जैसे आपको कहा कि जो जिगजैग मैनर में होगी, और जो गैस के मॉलिक्यूल की ब्राउनिंग मोशन होती है वो हमारे पास रैंडम मोशन होती है। ये इंसेक्ट्स और बर्ड्स की जो मोशन है ये उसने हमारे पास बताया हुआ कि ये रैंडम मोशन है। और उसके बाद उसने रोटेटरी मोशन के बारे में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करे तो उसको रोटेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि बुक पे उसने डिफाइन भी लिखी होगी कि स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जैसे हमारे पास फुटबॉल होता है, अगर मैं उसको अपनी उंगली पे घुमाऊं फुटबॉल को, तो वो हमारे पास रोटेटरी मोशन करेगा। साइकिल का जो पहिया है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेटरी मोशन कर रहा होता है, ठीक है। और जो गाड़ियों का स्टीयरिंग है वो भी हमारे पास रोटेटरी मोशन ही कर रहा है। अगर ये रोटेटरी मोशन हुई तो फिर हमारे पास सर्कुलर मोशन को देखा तो वो भी कुछ इस तरह से थी, और रोटेटरी मोशन भी कुछ हमारे पास इस तरह से ही है। तो यहाँ पे इनका मकसद क्या हुआ, इनमें फर्क क्या हुआ, दोबारा से देखें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में मूव करे तो वो सर्कुलर मोशन है, तो कोई चीज स्पिन करे हमारे पास सर्कल में ही वो स्पिन करे सर्कल नुमा, तो वो हमारे पास रोटेटरी मोशन होगी। तो इनमें फर्क क्या है, अब जरा स्टूडेंट्स देखें गौर से कि इनमें जो खास मकसद है, स्पेशल जो फर्क है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अब ये मैंने एक फर्ज में पत्थर बांधा है ये स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ से इसको मैंने पकड़ा है, ये रस्सी है उसके साथ पत्थर बांधा है, उसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। और उसको मैंने यहाँ पे ये शो किया कि मैंने उसको इस तरह से घुमाया। अब मैं उसको इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे वीडियो तो नहीं दिखा सकता आपको, अलबत्ता अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो बॉडी है जिस पॉइंट के गिर्द ये मूव कर रही है, जिस पॉइंट के गिर्द मूव कर रही है वो इसकी बॉडी से थोड़ा दूर है, एक खास पॉइंट के गिर्द मूव कर रही है। जिस पॉइंट के जिस एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है वो एक्सिस या वो पॉइंट बॉडी से दूर है, आउटसाइड द बॉडी है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है सर्कुलर मोशन। यहाँ मैंने लिखा कि द पॉइंट, ये सर्कुलर मोशन के लिए हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट है कि द पॉइंट अबाउट व्हिच आ बॉडी गोज अराउंड, वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी मूव करती है इज आउटसाइड द बॉडी, वो बॉडी के बाहर होता है। और जो हमारे पास होती है रोटेटरी मोशन, जैसे मैंने ये फर्ज करें हमारे पास एक उंगली है और इसके ऊपर ये फुटबॉल हमारे पास स्पिन कर रहा है, यदि फुटबॉल इसके ऊपर स्पिन कर रहा है तो गौर से देखेंगे वो लाइन और जिसके ऊपर ये स्पिन स्पिन कर रहा है, स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, या वो हमारे पास एक्सिस जिस पे वो स्पिन मोशन परफॉर्म
कर रहा है तो वो ही लाइन हमारे पास उस बॉडी के अंदर से गुजर रही है। तो सर्कुलर मोशन में ये होता है कि वो लाइन जिस पे वो या वो एक्सिस जिस पे बॉडी स्पिन कर रही है वो एक्सिस ही बॉडी के अंदर से या वो लाइन ही बॉडी के अंदर से मूव करेगी। तो इसमें क्या होगा कि वो बॉडी से आउटसाइड होगा। ये बुक पे उसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि in rotatory motion the line around which a body moves about is passing through the body, कि वो लाइन जिसके अराउंड बॉडी मूव कर रही है वो दरअसल बॉडी के अंदर से ही गुजरेगी। और सर्कुलर में क्या होगा कि वो आउटसाइड द बॉडी, वो कुछ फासले पे कुछ डिस्टेंस पे होगा, कुछ रेडियस पे होगी हमारे पास। ठीक है। तो उसके बाद इसकी उसने एग्जांपल दी हुई है और इस एग्जांपल से मैंने एक दो एमसीक्यू आपको समझाने हैं, बड़ी काम की बातें हैं। एक मैंने एएसएफ का टेस्ट दिया एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में एएसआई का, तो वहां पे एमसीक्यू आया हुआ था। उसने यहाँ पे लिखा कि द मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, ये भी हमारे पास हो गया। और उसके बाद उसने यहाँ पे बात जो उसने की है कि जो हमारे पास जमीन है, अब मैं जमीन की मोशन को देखता हूँ, यहाँ से हमारे पास बड़ी काम की बात है कि जो अब ये सन है और इसके गिर्द जमीन मूव कर रही है, सर्कुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट में करती है। ठीक है हमारे पास, तो इस तरह से अब ये जमीन है, फर्ज करिए ये अर्थ है मेरे पास। अब जब ये अर्थ सूरज के गिर्द ऐसे अपना चक्कर मुकम्मल कर रही है, ये इस तरह से, ये यहाँ पे दो तरह की मोशन परफॉर्म करती है और उन मोशन के नतीजे में होता क्या है, जरा गौर से देखें कि अब जमीन जो इसके गिर्द मूव कर रही है ना, ये जस्ट इस तरह से मूव नहीं कर रही, ये हमारे पास इस तरह से मूव कर रही है, स्पिन भी कर रही है और सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रही है। इस तरह से फिर से देखें कि ये इस तरह से स्पिन भी अपने एक्सिस के गिर्द ही हो रही है और ये एक सर्कल में मूवमेंट भी कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन की एग्जांपल भी हमारे पास बन रही है और स्पिनिंग और वाइब्रेटरी मोशन की, रोटेटरी मोशन की सॉरी एग्जांपल भी हमारे पास बन रही है। जरा गौर से देखें कि दो तरह के मोशन परफॉर्म कर रही है। अब जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो हमारे पास जो है मौसम चेंज होंगे। सर्कुलर मोशन से हमारे पास जो है, जब जमीन सर्कुलर मोशन करती है तो हमारे पास सीजन, जो मौसम है वो चेंज होते हैं। और जब ये स्पिनिंग मोशन जो करती है, स्पिनिंग मोशन करने से हमारे पास दिन और रात आते हैं, डे एंड और वहां पे ये एमसीक्यू आया था कि जब वो सर्कुलर मोशन करती है तो क्या होता है कि हमारे पास मौसम चेंज होते हैं। ये एमसीक्यू आया था एएसएफ में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। तो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से बात आई थिंक समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स, इनके बारे में हमने एमसीक्यू देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि हमारे पास अपनी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएं, वो हमारे पास वेक्टर्स होती हैं। और वो क्वांटिटीज जो जस्ट मैग्नीट्यूड से बयान की जाए हमारे पास वो स्केलर होती हैं, वो वेक्टर नहीं होती। अब वेक्टर की एग्जांपल हमारे पास वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट है और भी हमारे पास काफी सारी हैं। जैसे कि हमारे पास एक्सेलरेशन भी तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। जैसे ही हम चीजों को पढ़ते जाएंगे तो हम इसको बताते जाएंगे। तो उसके बाद इनमें से एमसीक्यू में कोई भी वो पूछ लेता है। फिर स्केलर है मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस भी होता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ये अक्सर एमसीक्यू हमारे पास पेपर में इनमें से वो देता है, बाज़ा पूछता है कि स्केलर कौन सी है, इनमें से एक आध दे देता है या जो और स्केलर भी हैं और बाकी वेक्टर दे देता है। तो पूछता है कि कौन सी क्वांटिटी हमारे पास स्केलर है, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपके एमसीक्यू के मार्क्स आपके ना कट सके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पोजीशन, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और इसके अलावा भी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए इन चीजों को देखते हैं थोड़ा सा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है और बच्चे इनको सेम ही चीज समझते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट मैं करूंगा कि सबसे पहले जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, लेंथ ऑफ पाथ होता है, पूरा हमने फासला तय करना है। फर्ज करें मैं कहूँ कहूँ कि आपको यहाँ से आपने स्कूल जाना है, तो जो पूरा आप सड़क पे जाएंगे, पूरे अपने जो लेंथ है पाथ की उसको फॉलो करेंगे। और अगर आपने शॉर्टकट वे इख्तियार किया है तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा कि जैसे हमारे पास ये है कि हमने पॉइंट ए से जाना है बी पे, तो ये जो हमारे पास पूरा पाथ है ये डिस्टेंस है। और अगर मैं दरमियानी रास्ता अख्तियार करूं तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ये जो ब्लैक से बनाया है। और डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं डी से। अब डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ पाथ है, जस्ट मैग्नीट्यूड बताई, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसी खास डायरेक्शन में। जब डायरेक्शन की बात हुई तो ये हमारे पास वेक्टर हो गया। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद जो है डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस के साथ, डिस्प्लेसमेंट को करते हैं डी के साथ। और इसके अलावा अगर इसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है कि स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इनके एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट भी हमारे पास मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट भी हमारे पास मीटर ही होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मजीद स्पीड की और वेलोसिटी की। स्पीड को भी हम डिनोट करते हैं v के साथ, और वेलोसिटी को भी हम v के साथ ही डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, और ये होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस क्योंकि हमारे पास स्पीड जो है डिस्टेंस से बन रही है, और डिस्टेंस आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारे पास स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट से बनी है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही हमारे पास होगी। और इसके मैं अगर फॉर्मूले से इसका एसआई यूनिट मालूम करूं, तो डिस्टेंस क्योंकि हमारे पास इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, और टाइम का सेकंड, तो ये हमारे पास मीटर पर सेकंड बना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी, या फिर मीटर पर सेकंड इस तरह से लिख सकते हैं। जब सेकंड को ऊपर लेके आएंगे तो ये पर सेकंड बन जाएगा। सेम वे से हमारे पास जो वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मीटर है, और टाइम का सेकंड है, तो ये मीटर पर सेकंड। देखिए हमारे पास स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का भी है, चीजें सेम ही है, जस्ट फर्क है कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है। ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस में भी यही हमारे पास केस है। और इसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी, कि यूनिफॉर्म स्पीड हमें पता है कि अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करे सेम ही टाइम में, पहले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, देखें तो हर 5 सेकंड में वो सेम ही डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हमारे पास वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और यहाँ पे जो उसने एक दो एमसीक्यू बड़े कमाल के लिखे हैं उसने, कि जो अक्सर पेपर में देखे जाते हैं, ये भी साइड इंफॉर्मेशन का ही हिस्सा हमारे पास है। उसने लिखा कि जो चीता है, सॉरी जो फाल्कन है, वो हमारे पास 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उड़ता है, और जो चीता होता है ये हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। क्या मतलब कि फाल्कन जो सऊदी अरब का कौमी परिंदा है 200 किलोमीटर करता है 1 घंटे में, और ये चीता 70 किलोमीटर भागता है 1 घंटे में। देखिए इसकी कितनी स्पीड है। तो उसके बाद हमारे पास ये मोटरवे स्पीड कैमरा वाला भी, ये इसको पढ़ लीजिएगा कि इसमें लेजर का यूज होता है।
और फिर जो है पैराट्रोपर अटेन्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, जिससे वो पैराशूट नीचे आ रहा होता है, वो एक खास सेम ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, जमीन के लिहाज से। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी, और ये भी हमारे पास हो चुका है। और जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड की बात की, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी वैसे ही है कि सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और वो टाइम चाहे जितना ही कम क्यों ना हो। और इसके बाद हमारे पास आता है एक एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं, और फिर डेसेलरेशन के बारे में भी सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास है एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन को देखूं तो इसमें से भी बड़े काम के एमसीक्यू बन सकते हैं। इसकी जो डिफाइन है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और मैं देखूं तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो अगर मैं यूनिट देखूं तो एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइनल का मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड कट करके तो एक्सेलरेशन का पर सेकंड निकाल लेंगे, लेकिन दो चीजें हमारे पास माइनस, अगर वही चीजें प्लस या माइनस होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है, जिनके यूनिट सेम होते हैं, तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा मीटर पर सेकंड और ये पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसका एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब एक्सेलरेशन को यहाँ से गौर से देखें कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये मतलब क्या कि अगर कोई चीज जैसे मैं मूव कर रहा हूँ शुरू में, और मैं स्लो मूव किया, फिर मैं एकदम तेज हो गया। आपने देखा कि जब मैंने स्लो में मूव कर रहा था, तो उस टाइम फर्ज करें मेरी वेलोसिटी जो थी, इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वो 2 मीटर पर सेकंड थी, और जब मैं इसने स्पीड से मूव किया तो मेरी वेलोसिटी जो फाइनल हुई वो 4 मीटर पर सेकंड थी। अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो जस्ट वेलोसिटी का चेंज लूं, तो फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 2, तो ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है। 2 हमारे पास आंसर आएगा। और यहाँ पे गौर से देखिए ये प्लस में है, नीचे में जो टाइम है उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमें जो काम की बात करनी मैं उसको देख रहा हूँ। आपने देखा कि जब हमारे पास शुरू में चीज स्लो मूव कर रही थी, बाद में तेज हुई, पहले देखें उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 4 मीटर पर सेकंड हुई। जैसे उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, तो मैंने चेंज इन वेलोसिटी को देखा तो वो पॉजिटिव आया, ठीक है। एक्सेलरेशन का आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो चीज की वेलोसिटी बढ़ेगी, वो इंक्रीजिंग कंडीशन में होगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ होगी, तो उसका एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको हम हालत में एक्सेलरेशन बोल रहे होते हैं। और अगर पहले कोई चीज जो है तेज मूव कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, और बाद में वो स्लो हुई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी चलिए 2 मीटर पर सेकंड देख लें। इसका चेंज इन वेलोसिटी देखें तो vf माइनस वी आई ओवर टी इक्वल टू एक्सेलरेशन है, तो 2 माइनस 4 बाय टी इक्वल टू माइनस 2 बाय टी, टाइम जितना भी होगा, तो एक्सेलरेशन का आंसर हमारे पास आया माइनस 2 बाय टी। और यहां से गौर से देखें तो ये जो माइनस है, इसने बताया कि जब हमारे पास वेलोसिटी पहले कोई चीज तेज मूव कर रही थी, बाद में वो स्लो हुई, मतलब कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की कंडीशन हुई, सॉरी डिक्रीजिंग वेलोसिटी की कंडीशन हुई, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और डेसेलरेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डेसेलरेशन, ये इसके नाम है। आपसे पूछ सकता है कि इस तरह के एमसीक्यूज।
और इसके अलावा इसमें साइड इंफॉर्मेशन में बड़ी काम की बात उसने लिखी है, उसको मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करके। उसने लिखा कि एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। उसने कहा कि जो एक्सेलरेशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी अगर उसकी जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी। एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, ये आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम है। तो अगर कोई चीज तेज मूव कर रही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया बताया, तो उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी। और अगर कोई चीज स्लो मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होगी, तो उसके अपोजिट होगी। ठीक है, तो इस एमसीक्यू को आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफ के बारे में। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी आगे से चीजें बता दूं, तो फिर इसकी तरफ आता हूं। तो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास जो फर्स्ट होती है s इक्वल इक्वेशन ऑफ मोशन होती है vf इक्वल टू vi प्लस at होती है। और जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो s इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 या हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये वो केस होता है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स लीनियरली हॉरिजॉन्टली जमीन पे मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, और जब कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इस तरह का रूप धार देगी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। और ये बन जाएगी h इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और ये 2 gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और ये हमारे पास g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और अगर कोई चीज ऊपर जा रही होगी तो उसके लिए g की वैल्यू नेगेटिव होगी, और कोई नीचे आ रही होगी तो उसके लिए हमारे पास g की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। और इसमें जब इसको हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास ग्राफ में रेक्टेंगल और का एरिया और ट्रायंगल का एरिया उसके अंदर लिखा हुआ है, इसको आपने याद कर देना है। हमारे पास बड़ी काम की इंफॉर्मेशन आगे आ रही है, इसको हम जरा थोड़ा सा देखते हैं कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। साइड इंफॉर्मेशन है, उसने लिखा कि कैसे कन्वर्ट करना है हमने। अगर हमारे पास कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में है तो उसको हमने किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है। अब जरा गौर से स्टूडेंट्स देखें तो उसको मैं किस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में है तो उसको हमने किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये डायरेक्ट आप उसको कर सकते हैं, उस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो वो एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। हमें पता है कि हमने मीटर पर सेकंड की बजाय किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो 1 मीटर पर सेकंड बराबर हो सकता है कि मैं अगर मीटर की बजाय मैंने किलो करना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करवाया, इसको 1000 से ही मैंने डिवाइड करवा दिया, साथ में लिखा मैंने मीटर। और हमें पता है कि गौर से देखें कि 1 जो आर होता है इक्वल टू 1 आर में हमारे पास होते हैं 3600 सेकंड। और मैं इसको अगर इधर लेके आऊं तो ये 1 पर सेकंड बन जाएगा। ये 3600 है तो ये आर को मैं इधर लेके आऊं तो ये पर आर बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पर सेकंड की बजाय हम 36 पर आर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3600 पर आर। ठीक है, तो अब इसको जरा गौर से देख लें कि ये 1000 का मतलब होता है किलो, तो मैं इसको लिखा 1, ये किलो लिखा, ये मीटर लिखा, और ये हमारे पास जो है 2 से कट गए, तो ये हमारे पास आया 36 पर आर बाय 10। इसको लिख सकते हैं कि 36/10 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड करेंगे तो ये 3.6 किलोमीटर
मीटर पर आर 1 मीटर पर सेकंड जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या मतलब, हम इसकी पूछ सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आर के बराबर है? 3.6 किलोमीटर पर आर के बराबर है। अगर आपके पास वैल्यू दी गई है मीटर पर सेकंड में, तो उसको अपने किलोमीटर पर आर में जब कन्वर्ट करना है तो 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोमीटर पर आर में खुद ब खुद वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू को और को देखते हैं। ये मैंने 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करवाया कि 1000 का मतलब किलो है, तो साथ में किलो आ जाएगा तो किलोमीटर बन जाएगा, और पर सेकंड की बजाय हमने ये लिखा आपके सामने ताकि पर आर बन सके वो चीज बनाने के लिए। और उसने फिर लिखा कि अगर हमारे पास किलोमीटर पर आर में वैल्यू गिवन है तो उसको हमने कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसके बारे में उसने यहाँ पे बताया हुआ है। अगर इसको यहां से देख लें डायरेक्ट यहां से, तो इसको मैं अगर इसके नीचे आके डिवाइड कर दूं, या हमारे पास ये कंडीशन भी बन रही है, ये कंडीशन इसी की है ऊपर वाली, तो उसने जो यहाँ पे लिखा है चलिए उसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू बनी हुई है कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर है 36/10 किलोमीटर पर आवर, और इसको मैं इधर लाके मल्टीप्लाई करूं 10 ऊपर आएगा 36 नीचे, तो मीटर पर सेकंड बराबर हुआ किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर हो गया 10/36 मीटर पर सेकंड। इसको अगर मैं डिवाइड मजीद करूं तो ये हमारे पास आंसर आएगा कि 1 किलोमीटर पर आवर 0.278 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये भी आ सकता है। अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में दी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 10/36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 0.27 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हमारे पास वैल्यू गिवन हमारे पास हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना हो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, तो हमारे पास ये होता है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 12960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के बराबर होती है ये वैल्यू। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में जाना है तो हम 12960 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमने जाना हुआ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो यहाँ से निकाल लें कि हम क्या करेंगे कि 1/12960 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, कि अगर वो चीज किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1296 से डिवाइड होगा। तो हम इसके 1/1296 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये सारा कुछ ये भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही हमारे पास अब आएगा कुछ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। जो जी है हमारे पास, ये होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अगर वो चीज ऊपर जा रही है तो उसके लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी बल्कि नेगेटिव होगी, और चीज को नीचे आ रही है तो उसके लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऊपर जा रही है तो दरअसल ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है, और ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो इसलिए जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। नीचे आएगी तो पॉजिटिव होगी। क्योंकि ये भी एक एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और इसकी वैल्यू 10 होती है, 9.8 लेते हैं, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। और इसके बाद हमारे पास जो है कुछ
ये ग्राफ के बारे में एमसीक्यू है, इनको हम थोड़ा सा देखते हैं ताकि हमारे पास कुछ और भी चीजें हमारी अच्छे से क्लियर हो सके। ग्राफ के बारे में हमें स्टूडेंट्स देखें कि जो ग्राफ होता है दो जिन क्वांटिटीज के दरमियान बनता है उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ होता है एक्स एक्सिस, यहाँ होता है वाई एक्सिस। जो इस एक्सिस पे लेते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है क्वांटिटीज या वेरिएबल, इस पे होते हैं डिपेंडेंट, जो कि ये वाले एक्स एक्सिस वालों पे डिपेंड करते हैं। एक्स एक्सिस वाली वैल्यू में चेंज करेंगे तो वाई में चेंज होगा, क्योंकि इसमें चेंज करने से इसमें चेंज नहीं होगा। सबसे पहले ये एफएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था वाइवा में कि कौन सी वैल्यू हम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, कौन सी वाई पे। उसका यही आंसर था कि इंडिपेंडेंट में एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट और वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वैल्यूज। अब हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे ग्राफ हैं। तो पहला हमारे पास है टाइम और डिस्टेंस का। ये टाइम का है और डिस्प्लेसमेंट कह दें, डिस्टेंस कह दें, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का है, इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह देते हैं और यहाँ पे नॉर्मली डी ही लिख देते हैं। और उसने जो ग्राफ बनाया है बुक में, दरअसल उसने कुछ यहाँ वैल्यू लिखी है, इसको उसने ऐसे बनाया है। ये वैल्यू लेट कर लें 0 10 20 1 2 3, ऐसे वैल्यूज हैं। अब जरा गौर से देखें कि ये टाइम इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, डिस्टेंस वो 20 है और 20 ही हमारे पास कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। और टाइम ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, टाइम तो बढ़ता जा रहा है। इसके बराबर ऑलमोस्ट वो 4 सेकंड के बराबर आया। देखा कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है। और जब हमारे पास वो हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस वक्त जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की होगा। ये एमसीक्यू पूछता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे होगा, जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे होगा तो मूव नहीं करेगा, जगह चेंज नहीं करेगा। ये देखिए डिस्टेंस जो है 20 पे खड़ा है और वो 20 पे ही जा रहा है। इधर से टाइम अगर ये यहाँ से 10 20 30 ऊपर की तरफ मूव करता तो फिर हमारे पास डिस्टेंस ने चेंज होना था या डिस्प्लेसमेंट ने। और यहाँ पे ये टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन ये एक ही जगह में आ रहा है। इस पॉइंट पे देखें तो टाइम हमारे पास 1 सेकंड है, डिस्टेंस 20 मीटर है। इस पॉइंट पे देखें तो टाइम 2 सेकंड है, डिस्टेंस उतना ही है। इस पॉइंट पे 3 सेकंड टाइम है, डिस्टेंस उतना ही है। 4 सेकंड टाइम है, डिस्टेंस उतना ही है। तो हमारे पास डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर नहीं रहा, तो हमारे पास रेस्ट में है। और उस जब रेस्ट में होगा तो हमारे पास जो ये ग्राफ बन रहा है ये लाइन होगी, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगी, या हम इसको कह सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस में है और डिस्प्ले जो मूवमेंट है वो वाई एक्सिस में है, वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और उसके बाद उसने एक और ग्राफ बनाया कि जब वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे ऑब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस और इसका जो ऐसा यूनिट मीटर में लिखा होता है और ये टाइम है। ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4, ये 0 दिया, 10 20 30, और यहाँ पे उसका ग्राफ बनाया है उसने। और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसको मैं बताता हूँ कि जब 1 सेकंड था तो डिस्टेंस हमारे पास इतना, इधर से इतना, ये तकरीबन इतना, ऐसे ही हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो चलती जा रही हैं। और ये जो ग्राफ है हमारे पास कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग कांस्टेंट स्पीड, जब कांस्टेंट स्पीड के साथ ग्राफ होगा तो ये हमारे पास इंक्लाइंड होगा। देखिए ये हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम होती है स्पीड हमारे पास। तो जब हमने तो ये हमारे पास कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो ये इंक्लाइंड होगा। ग्राफ की जो शेप है वो इंक्लाइंड बन जाएगी। यहाँ पे उसने इसके बारे में लिखा होगा के जो इसके बारे में यहाँ पे उसने लिखा है बुक में कि टाइम इज टेकन अलोंग, लिखा है कि इन द ग्राफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट विद टाइम इज 0, कि टाइम के लिहाज से डिस्टेंस वही हमारे पास
चेंज नहीं हो रहा, वही हो रहा है। तो उसके बाद किधर गया कि दैट इज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, thus a horizontal line parallel to time axis on a distance time graph shows that speed of the object is zero। तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी हमारे पास जो होगी जीरो होगी, स्पीड इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। जब डिस्टेंस से हमारे पास जीरो बाय टाइम चाहे 5 सेकंड ले लें तो हमारे पास जीरो बन जाएगी मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास स्पीड जो है जीरो मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, जब डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस हमारे पास जीरो आ रहा है, ठीक है, तो स्पीड हमारे पास जीरो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब इस ग्राफ के बारे में जरा गौर से सुनें कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसने कहा कि हमारे पास जो है स्पीड को हम जो है कांस्टेंट कहेंगे। कैसे है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन 10 मीटर पर, जैसे हमारे पास ये किधर गया कि 10 मीटर था तो 1 सेकंड में, अगले एक सेकंड में भी 10 ही किया, फिर अगले सेकंड में भी 10 ही। इसको थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक है, ये 20 यहाँ पे है, ये 30, फिर यहाँ पे बन जाएगा, फिर आगे 40 होगा। पहले 10 मिनट, पहले एक सेकंड में 10 मीटर किया, फिर अगले 10 एक सेकंड में अगला 10 मीटर किया, अगले एक सेकंड में अगला 10 मीटर किया। जब हर सेकंड में सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये हमारे पास स्पीड भी कांस्टेंट स्पीड हमारे पास हो जाएगी। और जो हमारे पास टाइम और डिस्टेंस की जो ग्राफ है उसकी जो शेप होगी वो इंक्लाइंड होगी। दो बातें हमने सीखी कि यहाँ से कि जब हमारे पास टाइम और डिस्टेंस के दरमियान डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ है वो हमारे पास, जब डिस्टेंस हमारे पास जीरो होगा तो कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं हो रहा, जीरो ही हो रहा है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा और उसकी स्पीड जीरो होगी। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, स्पीड उसकी हमारे पास जीरो होगी। और इसमें जब हमारे पास कांस्टेंट जो डिस्टेंस है हमारे पास कांस्टेंट ही हर दफा उतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा है उतने ही टाइम में, तो हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी और जो ग्राफ बनेगा वो इंक्लाइंड हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जब वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगा ऑब्जेक्ट हमारे पास तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें कुछ चेंजिंग होगी। अब वो डिपेंड करता है, ग्राफ इस तरह से ही बन सकता है, ठीक है, तो वो अपनी डायरेक्शन को मजीद चेंज भी कर सकता है, वो कुछ इस तरह से भी बन सकता है, वो डिफरेंट लिहाज से हमारे पास ग्राफ बन सकता है। तो यहाँ से लिखा कि इस केस में क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, जब वो इक्वल डिस्टेंस नहीं करेगा तो हमारे पास जो स्पीड होगी और हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगी वो, ठीक है, वो नॉन कांस्टेंट होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड हमारे पास नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होगी या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। अब पहले एक सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, अगले एक सेकंड में उसने बढ़ा दिया है, फिर ऐसे वो डिस्टेंस जो है अनकन्वर्ट कवर कर रहा है तो हमारे पास वो कांस्टेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद, अब ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब स्पीड टाइम ग्राफ आ गया है। स्पीड और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा कि स्पीड टाइम ग्राफ शोज कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड कैसे होगी कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, जैसे हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है, अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड में होगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है कि देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसमें भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी, जो एक्स एक्सिस पे लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे हम अभी हमारे पास पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ जो है वो शो होगा। ये कब होगा? जब हमारे पास जो है डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो, हर दफा डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो हमारे पास जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस जो ग्राफ होगा इस तरह से हमारे पास बनेगा। The straight line parallel to time axis represents speed constant speed of the object। उसने कहा कि ये हमारे पास जो यहाँ से एक बात हमने कही कि जब हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होगी
तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस के होगा। या उसने कहा कि ये जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ बता रहा है कि डिस्टेंस जो चेंज नहीं हो रहा, तो वो कांस्टेंट हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास स्पीड कांस्टेंट के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी। अब जब ऐसे होगा तो हमारे पास फिर से वही कंडीशन बन जाएगी कि जब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी होगी, तो ये जो हमारे पास चेंजिंग वेलोसिटी होगी, तो उसी तरह तो हमारे पास ये केस बनेगा। और यहाँ पे लिखा कि अ स्ट्रेट लाइन मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ पे जब पहले हमारे पास था डिस्टेंस और टाइम का, अब स्पीड टाइम है, और स्पीड और टाइम के लिहाज से तो हमारे पास एक्सेलरेशन बनता है। ठीक है, अब ये उस वक्त हमारे पास था कि चेंजिंग वेलोसिटी स्पीड के साथ मूव कर रही है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये दिखा मैंने लिखा था। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, नॉट अ कांस्टेंट, कि एक्सेलरेशन चेंज होगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, या फिर जीरो होगा। ठीक है, और क्योंकि वो हमारे पास स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, द स्लोप ऑफ अ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। ये हमने वैसे ही पढ़ा है कि जो हमारे पास स्लोप होती है ये हमेशा एक्सेलरेशन ही देती है। ये जो ढलवान है ये हमारे पास एक्सेलरेशन हमें बताती है। अब जो हमारे पास डिस्टेंस, अब जो कोई ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस करता है, कवर करता है, फर्ज करें, चलिए मैं यहाँ से जो एक और बात बता दी आप लोगों को कि ये ग्राफ है कोई इस तरह का बना हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछे कि ये जो ग्राफ के अंदर ये एरिया है सारे का सारा, ये किस चीज को शो करता है? एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व हमें क्या शो कर रहा है? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपने एक्स एक्सिस वाली चीज और वाई एक्सिस वाली चीज को मल्टीप्लाई करना है। तो ये v मल्टीप्लाई t, तो ये होता है s के बराबर, तो ये हमें हमें यहाँ पे इस टाइम हमें ये डिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, हमें डिस्टेंस दे रहा है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्टेंस। जब फिर से बोलने सुनिए कि जब पूछे कि जो कर्व बनी हुई है इस तरह की बने, तो इसके अंडर एरिया अंडर द कर्व क्या दे रहा है, हमने एक्स एक्सिस की चीज जो है उसको और वाई एक्सिस की चीज को मल्टीप्लाई करना है, देखना है कि किस चीज का रिलेशन बन रहा है। v मल्टीप्लाई x, तो ये s के बराबर होता है, तो हमें डिस्टेंस देता है। और अगर ऐसा केस हो कि हमारे पास ये स्लोप है जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, आपसे पूछे कि स्लोप हमें क्या चीज दे रही है, तो आपने क्या करना है कि y एक्सिस की वैल्यू को x एक्सिस की वैल्यू को डिवाइड करना है, तो इसको देखना है कि हमारे पास क्या चीज होती है। ठीक है, तो जो चीज बनेगी वो हमारे पास वो चीज हमारे पास स्लोप देगी। तो एरिया अंडर द कर्व के लिए x एक्सिस और y एक्सिस की चीजों को मल्टीप्लाई करना है, जो चीज बनेगी वो हमारे पास देगा। और स्लोप के लिए हमारे पास y ओवर x को डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो स्लोप है वो चीज हमें दे देगा।